आलमी यौम आबादी पर यूपी पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी 2021 का ड्राफ्ट रिलीज कर दिया गया। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने इस स्कीम को लॉन्च किया। इस हवाले से 19 जुलाई तक लोगों से मशवरा तलब किया गया है। ड्राफ्ट के मुताबिक 2 से ज़्यादा बच्चों के वालिदैन को सरकारी मुलाजमत नहीं मिलेगी, दूसरी सहूलतों से महरूम रखा जाएगा। इस मौके पर वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने प्रोग्राम से खिताब किया। उन्होंने कहा कि बढ़ती आबादी तरक्की में रुकावट बन सकती है। इस मामले में तमाम तबकात का ताउन बेहद ज़रूरी है। आबादी पर काबू पाने के लिए लोगों में शऊर बेदार करने की भी बेहद ज़रूरत है। पूरी दुनिया के अंदर एक विषय को लेकर के समय समय पर चिंता व्यक्त की गई कि बढ़ती हुई जनसंख्या विकास में कहीं न कहीं बाधक हो सकती है और इस पर अनेक मंचों से पिछले 4 दशकों से निरंतर चर्चा चल रही है कि अगर समाज में जहां गरीबी है, वहां जनसंख्या वृद्धि का उसके साथ एक संबंध हो जाता है और इस दिशा से व्यापक जागरूकता का एक अभियान उन सभी तबकों को ध्यान में रख करके जब तक हम लोग नहीं चलाएंगे, तब तक उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में कठिनाई होगी। और खासतौर पर जब यूनाइटेड नेशन ने दुनिया के सभी देशों से 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने का एक लक्ष्य दिया हो और देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में प्रयास प्रारंभ हुए हों, तो देश में आबादी के हिसाब से सबसे बड़े इस राज्य के बारे में हमें अवश्य सोचना होगा। और इसलिए सबसे पहला कार्य अवेयरनेस का, जागरूकता का, उन तबकों को चिन्हित करना, उनके बीच में अवेयरनेस के उस प्रकार के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना। अगर इस दिशा में हम प्रयास कर सकें और जिसका निरंतर चल रहा है, वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। और ये स्थिति महत्वपूर्ण है जब देश के अंदर टीएफआर में, एमएमआर में और आईएमआर में जो अंतर देखने को मिला है, पूरे जो नेशनल एवरेज है उसमें राज्य के स्तर पर अगर हम देखेंगे तो उसमें उत्तर प्रदेश के स्तर पर और भी नए प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। 2016 में अगर उत्तर प्रदेश के अंदर हम देखेंगे तो टीएफआर 3.3 था और राष्ट्रीय स्तर पर 2.6 था। आज के दिन पर उत्तर प्रदेश के अंदर टीएफआर 2.7 और अखिल भारतीय स्तर पर 2.3 है। यानी हमें। और मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने बढ़ती आबादी पर तबसरा करते हुए कहा कि अगर समाज के आखिरी शख्स तक तरक्की के कामों को पहुंचाना है तो आबादी पर कंट्रोल लाजमी है। ये देश की भी और वक्त की भी ज़रूरत है और मुझे लगता है कि अगर कोई राज्य, उत्तर प्रदेश, इस दिशा में जागरूकता के लिए लोगों को तैयार करने के लिए काम कर रहा है तो इसका स्वागत होना चाहिए। क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण, ये बात सही है कि एक बार कांग्रेस पार्टी ने बहुत भोंडे ढंग से और भद्दे ढंग से इसके प्रयास किए थे जो कि फेल हुए, लेकिन बेहतर तरीके से लोगों को तैयार करके, लोगों के अंदर जो है वो जागरूकता पैदा करके, लोगों को प्रोत्साहित करके इस दिशा में काम होना चाहिए। ये देश की ज़रूरत है क्योंकि बेतहाशा जनसंख्या विस्फोट किसी भी देश के लिए और ख़ासतौर से 135-40 करोड़ के देश भारत के लिए तो बिल्कुल भी फ़ायदे की बात नहीं है।
आज जो है वो अगर आखिरी पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचानी है, अगर आज आखिरी पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति को का जो है एम्पावरमेंट करना है, सशक्तिकरण करना है, तो उसमें अगर कहीं कोई बड़ा रोड़ा है तो बेतहाशा जनसंख्या विस्फोट है। उसे हमें कंट्रोल करना होगा, उसे हमें लोगों में जागरूकता पैदा करके, लोगों को तैयार करके, और इस दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार अगर कोई पहल कर रही है तो निश्चित तौर से वो स्वागत योग्य है। और वहीं यूपी के साबिक वज़ीर-ए-आला अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर जमकर तनकीद की। अखिलेश ने कहा कि यूपी में आज से ज्यादा गुंडागर्दी कभी पहले देखी ही नहीं गई। अखिलेश यादव ने कहा कि योगी आदित्यनाथ एक योगी नहीं हो सकते। वाज़ेह है कि यूपी ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बीजेपी की जबरदस्त जीत हुई है, जबकि एसपी को 100 सीटें भी नहीं मिली। में ऐसा नंगा नाच किसी सरकार ने नहीं किया होगा जितना भारतीय जनता पार्टी ने नंगा नाच किया है। इतनी गुंडागर्दी जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। अगर कोई पर्चा खरीदने गया है, पर्चा लेकर के पहुंचा है, तो उसका इंतजाम पूरा का पूरा किया प्रशासन ने कि कैसे छीना जाएगा। जिस प्रदेश की पुलिस और जिस प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारी इस बात पे लगे हों कि पर्चा कैसे छीना जाएगा, और उसी समय हम लोगों ने वो चीजें देखी जो कभी कल्पना नहीं कर सकते हम। हमारी बहनों के साथ क्या व्यवहार हुआ, उनके कपड़े छीन लिए गए, उनके साथ जो व्यवहार हुआ, अपमान हुआ, कोई कल्पना नहीं कर सकता था। जो सपना दिखा रहे थे कि समाज को हम एक अच्छे रास्ते पर लेकर के जाएंगे, उनने उत्तर प्रदेश की बहनों के साथ कैसा व्यवहार किया, और केवल इसलिए कि ब्लॉक प्रमुख उनका बन जाए। पैसा चला वो अलग है, झूठे मुकदमे दर्ज हुए वो अलग है, गंभीर धाराओं में लोगों को घर पर नहीं रहने दे या वो अलग बात है। और सोचिए खुशी कैसे मनाई जा रही थी, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा करके लड्डू खाए जा रहे हैं, खुशी मनाई जा रही है। ये योगी नहीं हो सकते। मैंने कई मौकों पर कहा, फिर कहता हूं, मैं बात दोहराता हूं, ये योगी नहीं है। अगर कोई योगी होता तो शायद जनता को दुख नहीं देता। खबर दिल्ली से है, जहां अब अनलॉक 7 के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं और नई गाइडलाइन में किसी भी तरह की ट्रेनिंग को छूट दी गई है। अब किसी भी ट्रेनिंग के लिए डीडीएमए की इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं होगी। किसी भी स्कूल या कॉलेज में असेंबली हॉल में 50% अटेंडेंस के साथ इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। स्कूल कॉलेज का एकेडमिक प्रोग्राम भी जारी किया जा सकता है, लेकिन इन सब के दौरान कोरोना की गाइडलाइंस का खास ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। महामारी के बीच दिल्ली सरकार ने अनलॉक 7 की गाइडलाइंस जारी कर दी हैं, जिसमें कहा गया है कि अब दिल्ली में किसी भी तरीके की ट्रेनिंग दी जा सकेगी। इसके लिए डीडीएमए की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। एकेडमिक गैदरिंग की जा सकेगी। स्कूल, कॉलेज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के जो हॉल और असेंबली हॉल हैं, उनका इस्तेमाल 50% के साथ ट्रेनिंग के लिए किया जा सकेगा। दिल्ली में पुलिस, आर्मी, स्किल कर्मचारियों की ट्रेनिंग की जा सकेगी। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से जुड़ी हुई किसी भी मीटिंग को वहाँ पर किया जा सकेगा। इसके साथ ही एकेडमिक फंक्शन, लेक्चर ये भी आयोजित किए जा सकेंगे, लेकिन कोविड-19 की गाइडलाइंस को पूरी तरीके से फॉलो करना होगा। और इसके साथ ही दिल्ली में सिनेमा हॉल, स्पा, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक कार्यक्रमों पर फिलहाल रोक रहेगी। अम्यूज़मेंट पार्क बंद रहेंगे और जो भी छूट दी जा रही है, उन छूट के दौरान कोविड-19 की गाइडलाइंस को पूरी तरीके से फॉलो करना होगा। सरकार ने कहा है कि जिस तरीके से तीसरी लहर की संभावना जताई जा रही है, ऐसे में बचाव करने के लिए हर किसी को आगे आना होगा और हर किसी को अपनी सुरक्षा के लिए कोविड-19 की गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा। कैमरा पर्सन गौरव के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। और इस वक्त की अहम खबर आपको दे दें, दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ जाएंगे चिराग पासवान, डबल बेंच में दाखिल करेंगे अपनी अर्जी। आपको बताएं कि चिराग पासवान के वकील अरविंद कुमार ने न्यूज़ 18 को ये जानकारी दी है। हाईकोर्ट की डबल बेंच में अर्जी दाखिल करने की तैयारियों में है चिराग पासवान। इससे पहले हाईकोर्ट ने चिराग पासवान की अर्जी को खारिज कर दिया था।
लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की जानिब से पशुपति पारस को पार्लियामेंट में पार्टी लीडर के तौर पर तस्लीम किया गया था और उसके बाद से ही लगातार चिराग पासवान जो हैं वो चिरागपा नजर आ रहे हैं। जिस तरह से लगातार वो बयान पर बयानात देते नजर आ रहे हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस बात को वो तस्लीम नहीं करेंगे, वही असली पार्टी के लीडर हैं और अब वो कोर्ट का भी रुख लगातार कर रहे हैं। तो दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाएंगे चिराग पासवान, डबल बेंच पे अर्जी दाखिल करेंगे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की जानिब से पशुपति पारस को पार्लियामेंट में पार्टी लीडर के तौर पर तस्लीम किया गया था। उसी के बाद से लगातार चिराग पासवान इस बात को मान नहीं रहे। उनका कहना है कि वही पार्टी लीडर हैं, उन्हीं की जो पार्टी है, तमाम लोग पार्टी के उनके साथ हैं और इस पर लगातार वो दिल्ली से लेकर बिहार तक के दौरे भी कर रहे हैं, बयानात भी दे रहे हैं। और इससे पहले भी हाई कोर्ट ने चिराग पासवान की एक अर्जी को खारिज कर दिया था। अब हाई कोर्ट की डबल बेंच पे अर्जी दाखिल करने की तैयारियों में है चिराग पासवान। वक्त एक ब्रेक। और नाज़रीन, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि दिल्ली में अनलॉक 7 की शुरुआत हो गई है। इसके ताल्लुक से सीएम अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। लेकिन उत्तराखंड के नेताओं ने और उत्तराखंड के पार्टियों ने उत्तराखंड को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज उत्तराखंड के अंदर दो पार्टियां हैं। तो जैसे चक्की होती है, चक्की के दो पार्ट होते हैं, उन चक्की के दो पार्टों के अंदर दाने पिसते हैं, ऐसे इन दो पार्टियों के बीच में उत्तराखंड और उत्तराखंड की जनता पिस रही है पिछले 20 साल से। इन दोनों पार्टियों ने बड़ी अच्छी सेटिंग कर रखी है, बड़ी अच्छी सहमति बना रखी है आपस में और बड़े तरीके से है, सिस्टमैटिक। आप 2000 से उठा के देख लो, एक बार तुम, एक बार हम, एक बार तुम, एक बार हम, एक बार तुम लूटो, एक बार हम लूटेंगे, एक बार तुम लूटो, एक बार हम लूटेंगे। अभी हम देख रहे हैं कि सत्ताधारी पार्टी के पास सीएम ही नहीं है। एक बनता है, फिर सत्ताधारी पार्टी को लगता है नहीं ये भी निकम्मा, फिर दूसरे को बनाते हैं, फिर कहते हैं नहीं ये भी मेरे ख्याल से 70 साल के भारत के इतिहास में ये पहली बार हो रहा होगा कि कोई अपनी पार्टी खुद ही कहती है कि हमारा सीएम बेकार है। वैसे तो अपोजिशन वाले कहते हैं भाई ये पार्टी खराब है, ये सीएम खराब है, ये तो खुद ही कह रहे हैं कि हमारा सीएम खराब है, इसको बदल रहे हैं। अब फिर दूसरे को भी कहते हैं ये भी खराब है, इसको भी बदल रहे हैं। तो वहां पे सीएम की लड़ाई चल रही है, उनके पास सीएम नहीं है। फिर विपक्ष है, विपक्ष के पास नेता नहीं है। वहां पे विपक्ष का नेता चुनने के लिए पिछले महीने भर से दिल्ली के अंदर दिल्ली के चक्कर काटे जा रहे हैं। उत्तराखंड की जनता के विकास के बारे में कौन सोचेगा? क्या इन दोनों पार्टियों में से किसी भी पार्टी को उत्तराखंड की जनता की चिंता है? उत्तराखंड की जनता के बारे में कौन सोचेगा? उत्तराखंड के विकास के बारे में कौन सोचेगा? इन दोनों पार्टियों को कोई परवाह नहीं है। दोनों पार्टियां केवल सत्ता की लड़ाई लड़ रही हैं, कुर्सी की लड़ाई लड़ रही हैं। आज इतनी महंगाई हो गई है, एक आम आदमी को अपना परिवार चलाना मुश्किल होता जा रहा है। हर चीज महंगी होती जा रही है। जैसा भी कर्नल साहब ने कहा, किसी भी परिवार में चले जाओ, सबसे ज्यादा दुखी कौन है? खासकर महिलाएं हैं। क्यों? आदमी कमाता है, कमा के महीने के अंत में अपने घर में अपनी धर्मपत्नी को, मां को, बहन को लाके पैसे उसके हाथ में रख देता है। फिर पूरा महीने का खर्चा तो बेचारी महिला को चलाना पड़ता है। आमदनी बढ़ नहीं रही, खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है। मेरा यह कहना है कि उत्तराखंड जो कि बिजली बनाता है, जो कि दूसरे राज्यों को बिजली देता है, दूसरे राज्यों को बिजली बेचता है, उत्तराखंड के अपने वासियों को बिजली इतनी महंगी क्यों मिलती है?
क्या कभी किसी भी सरकार ने उत्तराखंड वासियों को फ्री में बिजली या सस्ती बिजली देने के बारे में सोचा? नहीं सोचा। उनके पास टाइम ही नहीं है, वो तो अपनी सत्ता की लड़ाई में लगे हुए हैं। जब टेहरी बांध बनाया गया था, टेहरी बांध बनाने के लिए जिन लोगों की जमीनें ली गई थी, जिन लोगों के रिसोर्सेज लिए गए थे, उनको वादा किया गया था कि तुम लोगों को कम से कम फ्री में बिजली दी जाएगी। किया गया था कि नहीं किया गया? क्या उनको फ्री में आज तक बिजली मिली? उनको भी बिजली नहीं दी। जो उनको वादा था उनको भी बिजली फ्री में नहीं दी। कुछ दिन पहले, अभी 4-5 दिन पहले, मैंने टीवी में सुना कि उत्तराखंड के बिजली मंत्री ने ऐलान किया कि हम 100 यूनिट बिजली फ्री देंगे और 100 से 200 यूनिट बिजली हाफ रेट देंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा कि उत्तराखंड के लोगों को कुछ तो फायदा होगा। लेकिन मैं सोच रहा था कि चुनाव के 6 महीने पहले ये वादा कर रहे हैं, ये अपने वादे पे टिकेंगे नहीं टिकेंगे? इनके एक बहुत बड़े नेता ने एक बारी कमेंट किया था, जब उनसे पूछा गया जी आपने कहा था 15-15 लाख रुपए देंगे, बोले ये तो चुनावी जुमला होता है। तो जब उन्होंने ऐलान किया कि 100 यूनिट बिजली फ्री देंगे, तो मेरे मन में एक शंका थी, एक खुशी भी थी, एक शंका भी थी कि पता नहीं ये पूरी करेंगे नहीं करेंगे। मेरी शंका 24 घंटे में उसका निवारण हो गया। उसके 24 घंटे के अंदर यहाँ के मुख्यमंत्री ने कह दिया ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है, हम बिजली मुफ्त नहीं देने वाले। तो आपको 6 महीने का इंतजार भी नहीं करना पड़ा। चुनाव, उन्होंने खुद ही कह दिया ये चुनावी जुमला था, हम बिजली फ्री नहीं देने वाले। दिल्ली में उत्तराखंड के बहुत लोग रहते हैं। मुझे तो लगता है शायद उत्तराखंड के हर परिवार से या तो कोई दिल्ली में रहता होगा, या दोस्त होगा, या रिश्तेदार होगा। लगभग हर परिवार का कुछ ना कुछ दिल्ली से रिश्ता जरूर है। और जब आपस में दिल्ली से उत्तराखंड के जो निवासी हैं, दिल्ली में रहते हैं, वो आते हैं वापस, चर्चा करते हैं, फोन पे बात होती है, तो वो बताते हैं कि दिल्ली में किस तरह से विकास हो रहा है। जो काम 70 साल में सारी पार्टियां मिलकर देश के किसी भी कोने में नहीं कर पाई, वो काम आज दिल्ली के अंदर हो रहे हैं। स्कूल बन रहे हैं, अस्पताल बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, पानी, बिजली, हर क्षेत्र के अंदर दिल्ली के अंदर विकास हो रहा है। अब उत्तराखंड वासी भी चाहते हैं कि वैसा ही विकास दिल्ली का जैसा हो रहा है वैसा ही विकास यहाँ भी, स्कूल अच्छे होने चाहिए, यहाँ भी अस्पताल अच्छे होने चाहिए, सभी उत्तराखंड वासी चाहते हैं। और अब उत्तराखंड के लोग मन बना चुके हैं कि उत्तराखंड के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार लानी है। तो मैं उत्तराखंड के दौरे पर हैं वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने यहाँ पर भी बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर जमकर तनकीद की। इस वक्त आपको एक बड़ी खबर दे दें, लखनऊ से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां एक मुश्तबा दहशतगर्द को हिरासत में लिया गया है। अहम खबर लखनऊ से, काकोरी इलाके में एटीएस सरगर्म है। मौके पर बम को नाकारा बनाने वाले दस्ते को भी बुलाया गया है। एक मुश्तबा दहशतगर्द को हिरासत में लिया गया है। एटीएस ने एक मकान को घेरे में ले रखा है। आसपास के जो तमाम मकान हैं उनको खाली करा लिया गया है। काकोरी इलाके से ये खबर है, जहां एटीएस ने एक मुश्तबा शख्स को हिरासत में लिया है। मौके पर बम को नाकारा बनाने वाले दस्ते को बुलाया गया है। मुल्क भर में कोरोना से अमवात में एक बार फिर इजाफा देखा जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटे में कोरोना से 895 अफराद हलाक हुए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे में 41,506 नए मामले सामने आए, जबकि 41,526 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दी गई। मुल्क भर में ज़्यादातर मुकामात पर कोरोना की जो पाबंदियां आयद थीं उनको धीरे धीरे ख़त्म किया जा रहा है, लेकिन इस दौरान लोगों की लापरवाही भी देखने में आ रही है। इसीलिए लगातार अपील की जा रही है कि कोरोना की गाइडलाइंस पर सख्ती से अमल किया जाए।
और कोरोना के खतरे के दरमियान केरल में जीका वायरस का खतरा भी बढ़ने लगा है। यहाँ गुज़िश्ता 24 घंटों में जीका के 15 नए मरीज मिले हैं। हालात को देखते हुए मरकज ने वायरस की रोकथाम के लिए अपनी टीम केरल रवाना कर दी है। कोरोना लॉकडाउन में छूट मिलते ही कई दिनों से कैद लोग अब सयाहती मुकामात की जानिब रुख कर रहे हैं। शिमला में इन दिनों टूरिस्ट की काफ़ी भीड़ देखी जा रही है, भारी भीड़ देखी जा रही है। मुल्क भर से सयाह गर्मी से राहत पाने के लिए शिमला का रुख कर रहे हैं। बड़ी तादाद में सयाह सैर व तफरीह करते देखे जा सकते हैं। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन का ख्याल रखा जा रहा है। खतरा तो बिल्कुल बरकरार है, लेकिन इनकी सावधानियों से अगर रहें तो ठीक रहेगा। मास्क वगैरह का डिफरेंस बना के रखें तो ठीक रहेगा। आप लोग पूरा पालन कर रहे हैं? हाँ, पूरा पालन कर रहे हैं। अभी तक तो थर्ड वेव की टेंशन है। हम पूरा सैनिटाइजर वगैरह साथ में लेके आए हैं, सब कुछ। मास्क बच्चों के भी पहना के रखा सारी जगह पे। अजमेर दरगाह में बादशाह जहांगीर की बेटी जहां आरा का मज़ार है, जिसका दरवाज़ा 110 साल कबल लगाया गया था। बताया जा रहा है कि मज़ार के अतराफ में 5 चांदी के दरवाजे लगे हैं, जिसे 110 साल पहले लगवाया गया था। साहब उर्फ मौला मियाँ की वकालत में तकरीबन 102 साल पहले ये गेट पेश किए 1340 हिजरी 6 शवाल, और ये चांदी के दरवाजे हुजूर गरीब नवाज की बारगाह में पेश हुए हैं। ये पुराने वक्त से जो कदीमी दौर से जो तोहफे आते गए बारगाह गरीब नवाज में, जो बादशाहों ने पेश किए या गुरु वालिदीन के जो वक्त के अंदर जो पेश होते गए, तो ये सब कदीमी तबरुकात वहाँ रखे हुए हैं। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इस सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। $66.9 crore.